हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और हम मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से उठा के चले हैं 0 से लेके 100 तक ले जाने के लिए। तो देखिए आज का हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम के भी फैक्ट्स मिलेंगे और अदर फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो देखिए आज इसमें एक चीज़ आई है, आपका पहला ही टॉपिक क्या है, इतिहास लेखन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्रियोग्राफी, यानी कि इतिहास लेखन। देखो इतिहास लेखन क्या, इतिहास केवल बीते हुए घटनाओं का संग्रह है? यदि दो इतिहासकार एक ही घटना पर अलग अलग बातें लिखे तो सही कौन है? यही क्वेश्चन हमें हिस्ट्रोग्राफी यानी इतिहास लेखन की ओर लेके जाती है। ठीक है, मान लो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, एक ने कुछ कह दिया एक ने कुछ कह दिया, तो अब हम क्या करें, हम किसको सच्चा माने किसको झूठा माने? इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए हमें हिस्ट्रोग्राफी यानी कि जो इतिहास लेखन है, हम इसकी ओर जाते हैं। तो देखो जो हिस्ट्रोग्राफी है ये है क्या? हिस्ट्रोग्राफी यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, हिस्ट्री प्लस ग्राफी। हिस्ट्री प्लस ग्राफी से ही क्या बना है, आपका हिस्ट्रोग्राफी बना है। यानी कि हिस्ट्री मीन्स इतिहास और ग्राफी तो जिसके साथ आ जाए, यानी कि आपका लेखन, लिखने के लिए यूज होता है ग्राफी वर्ड। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ, इतिहास लिखने की कला, विज्ञान, पद्धति और विचारधारा को ही हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्रोग्राफी कहते हैं। ये केवल हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताता है कि इतिहास कैसे लिखा गया, किसने लिखा, क्यों लिखा, उसका व्यू क्या था इतिहास को लिखने का। तो यही हमारी क्या होती है, हिस्ट्रोग्राफी। हिस्ट्रोग्राफी में आप देखेंगे, पहले देखो इतिहास, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री, इतिहास मानव समाज के अतीत का वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और प्रमाणों पर आधारित अध्ययन है। इसमें केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि उसके कारण क्या रीजंस हैं, उसके क्या रिजल्ट्स थे, उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसके क्या महत्व हुए, इन सब को एलाबोरेट, मतलब इस सब चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है। इतिहास और इतिहास लेखन में डिफरेंस क्या है? What is the difference between history and historiography? क्या डिफरेंस होता है हिस्ट्री और हिस्ट्रियोग्राफी में? इतिहास, जो हमारी हिस्ट्री होती है, ये कहती है कि घटनाओं का अध्ययन करो, लेकिन आपकी हिस्ट्रियोग्राफी क्या कहती है, घटनाओं को लिखने की प्रक्रिया का अध्ययन। हिस्ट्री हमें कहती है कि क्या हुआ, लेकिन हिस्ट्रियोग्राफी क्या कहती है, कैसे लिखा गया। हिस्ट्री क्या कहती है, फैक्ट्स पर अपना जोर डालती है, जबकि हिस्ट्रियोग्राफी फैक्ट के साथ व्याख्या पर भी जोर डालती है। हिस्ट्री अतीत का वर्णन करती है और हिस्ट्रियोग्राफी जो हमारे इतिहासकार थे, जो हमारे इतिहासविद थे, उनकी सोच का अध्ययन होती है। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हिस्ट्रियोग्राफी की काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहले आपके कौन आते हैं, हेरोडोट्स, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के पितामह। इतिहास के पिता कौन हैं आपके? हेरोडोट्स हैं। हेरोडोट्स ने क्या कहा कि इतिहास मानव के कार्यों का विवरण है, और ये डेफिनेशंस एग्जाम में बार बार आती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अच्छे से कर लेना। जो आपके हेरोडोट्स हैं, जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, इन्होंने क्या कहा कि इतिहास क्या है, मानव के कार्यों का विवरण है। वैसे ही आपके एक हैं कौन, E.H. कार। E.H. कार ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है। किन्होंने बोला ये बोला E.H. कार ने। क्या बोला? हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द
प्रेजेंट यानी कि अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद ही क्या है, आपकी हिस्ट्री है। फिर आते हैं एक जी.आर. एल्टन। जी.आर. एल्टन ने क्या कहा? जी.आर. एल्टन ने कहा कि इतिहास अतीत की घटनाओं का प्रमाणों के आधार पर अध्ययन है। क्या कहा इन्होंने? जी.आर. एल्टन ने क्या कहा कि इतिहास अतीत की घटनाओं का प्रमाणों के आधार पर अध्ययन है। वैसे ही मेरे को एक दो के और याद आ गए। क्या है? एक थे आपके मार्क ब्लॉच। कौन थे? मार्क ब्लॉच। मार्क ब्लॉच ने कहा इतिहास मनुष्य और उसके समाज का समय के साथ अध्ययन है। ये डेफिनेशन किन्होंने दी? ये दी मार्क ब्लॉच ने। क्या कहा कि इतिहास मनुष्य और उसके समाज का समय के साथ अध्ययन करना है। वैसे ही एक थे आपके आर.जी. कॉलिंगवुड। कौन थे? आर.जी. कॉलिंगवुड थे। आर.जी. कॉलिंगवुड ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इतिहासकार अतीत को केवल पढ़ता नहीं बल्कि अपने मन में पुनः निर्मित यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करता है। इन्होंने क्या कहा कि एक इतिहासकार अतीत को केवल पढ़ता नहीं बल्कि अपने मन में पुनः निर्मित यानी कि आपका पुनः निर्मित को हम क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्ट ना, जो दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जा सके, पुनः निर्मित करता है। ये किन्होंने कहा? आर.जी. कॉलिंगवुड ने कहा। तो देखो हिस्टोग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं भाई? क्या रीजन है हिस्टोग्राफी पढ़ने का? इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए, इतिहासकारों के दृष्टिकोण को जानने के लिए, पक्षपात जो बायस होता है उसको पहचानने के लिए कि कौन बायस है, विभिन्न स्रोतों की तुलना करने के लिए और इतिहास को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए। तो देखिए हमारा क्या है? इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोग्राफी है क्या? इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोग्राफी का अर्थ केवल इतिहास लिखना नहीं बल्कि इतिहास को लिखने की विधि, उसके दृष्टिकोण, स्रोतों के उपयोग और घटनाओं की व्याख्या का अध्ययन है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कि हिस्टोग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिस्ट्री प्लस ग्राफी। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, ग्राफी मीन्स लिखना, अर्थात हिस्ट्री प्लस ग्राफी इतिहास लिखने की कला और विज्ञान। अगर हम बात करें कि भाई इतिहास लेखन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आप क्या कह दोगे? सोर्सेज में पुरातात्विक स्रोत हैं भाई हमारे पास, साहित्यिक स्रोत हैं हमारे पास, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, यात्रियों का विवरण है, सरकारी दस्तावेज है हमारे पास, और मौखिक परंपरा है हमारे पास। सेकंड फैक्ट्स हैं हमारे पास, व्याख्या है हमारे पास अलग अलग, हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी है, हमारे पास रीज़न और उनके रिजल्ट्स हैं कि इतिहास केवल घटनाएं नहीं बताता बल्कि उनके कारण और परिणाम भी समझाता है। इतिहासकार अपने किन बातों का ध्यान रखता है एक बुक लिखते हुए? स्रोत विश्वसनीय है या नहीं, जो सोर्सेज उनको मिल रहे हैं वो सोर्सेज ट्रस्टेबल हैं या नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो प्रमाणित हैं या नहीं, घटना का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है क्या, विभिन्न स्रोतों का मिलान करना, जो उसके पास सोर्सेज हैं उन सबको मिलाना कि किस किस इंसान ने सेम बातें लिखी हुई हैं, और व्यक्तिगत विचारों से बचना। यही एक इतिहासकार ध्यान रखता है। अब देखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम, अप्रोचेज पे बात कह रहा है कि ये भाई अप्रोचेज क्या क्या हैं। अब अप्रोचेज देखो, अप्रोचेज में ओरिएंटलिस्ट होते हैं, ठीक है, आपके इंपेरियलिस्ट होते हैं यानी कि प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट होते हैं साम्राज्यवादी, आपके जो
इम्पेरियलिस्ट होते हैं आपके राष्ट्रवादी, जो नेशनलिस्ट होते हैं, मार्क्सवादी हो गए आपके, उपाल्टर्न हो गए जिनको हम सबाल्टर्न बोलते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल हो गया हमारा, फेमिनिस्ट हो गया हमारा, पोस्ट मॉडर्न हो गया। यही क्या होते हैं, हमारी अप्रोचेज़ होती है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि विभिन्न अप्रोचेज़ क्या क्या थी आपकी, जैसे औपनिवेशिकवाद जिसको कॉलोनियल बोलते हैं, राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट, मार्क्सवादी, अधीनस्थ या उपास्थी यानी कि सबाल्टर्न हो गए हमारे, सांप्रदायिक कम्युनिस्ट हो गए हमारे, कैम्ब्रिज स्कूल हो गए, उदारवादी और नव उदारवादी हो गए, नारीवादी हो गए, ठीक है। और आप इसमें एक और लिख सकते हैं क्या, प्राच्यवादी भी कह सकते हैं हम, प्राच्यवादी भी होते हैं। प्राच्यवादी मीन्स आपके ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। और आपका पोस्ट मॉडर्न भी तो होता है इसमें, पोस्ट मॉडर्न यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर आधुनिक, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होते हैं इसमें, कैम्ब्रिज स्कूल हो गया आपका, एक और आता है क्या, अनालस स्कूल, ये भी आता है आपका, यानी कि एनालिसिस स्कूल कह दो आप। इन सभी को अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ क्या होती है। तो एग्ज़ामिनर हमसे क्या पूछ सकता है कि हिस्टोग्राफी क्या है, इतिहास लेखन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। हिस्टोग्राफी क्या होती है, इतिहास लेखन की प्रक्रिया, उसकी पद्धति, उसके स्रोत, इतिहासकारों के दृष्टिकोण, इन सब के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राफी। अब ये कह देगा कि भाई E.H. कार के अनुसार इतिहास क्या है, तो हम क्या कह देंगे, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर संवाद है। समझ में आ गया। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं औपनिवेशिक जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियल या इम्पेरियलिस्टिक इतिहास लेखन, ये कौन है। तो देखो सोचो, अभी आप बच्चों सोचो, अगर कोई भी पावरफुल, मान लो आप कहीं जा रहे हो, कहीं बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, या आप अपनी क्लास में ही जा रहे हो, मान लो कॉलेज गोइंग हो और आप अपनी क्लास में गए हो, और कोई ताकतवर लड़का तुम्हारी क्लास में आए और कहे कि अब से ये बेंच मेरी है, तुम यहीं बैठोगे, मेरी बात मानोगे, और जो मैं तुम्हारा सामान यूज़ करना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, तुम्हें कैसा लगेगा। ऑब्वियस बात है बुरा लगेगा, क्योंकि वह तुम्हारी चीज़ों पर क्या करना चाह रहा है, अपना हक जमाना चाह रहा है। ठीक ऐसे ही देशों के साथ हुआ, इसे ही हम क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल रूल। अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखो, मान लो एक टाइम की बात है, दो विलेजेस हैं, विलेज ए और विलेज बी। मान लो एक विलेज ए है, एक विलेज बी है। जो ए है ये तो है कमज़ोरों का, कमज़ोर लोग हैं, यहाँ के कमज़ोर हैं, बट ये लोग कैसे हैं, अमीर हैं। और ये जो गांव बी है, विलेज बी है, ये है ताकतवर, और ये चालाक चतुर भी है। तो गांव ए में रिच है, गांव ए, तो इस गांव ए में आपके पास गोल्ड भी है, आपके पास सिल्वर भी है, आपके पास मसाले भी हैं, आपके पास कपड़ा भी है, आपके पास फर्टाइल लैंड भी है, यानी कि उपजाऊ ज़मीन भी है। तो गांव बी के लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर हम ए पर अपना कब्जा कर लें तो ये जितनी भी दौलत है इनकी, सोना चांदी मसाले कपड़ा, इनकी फर्टाइल लैंड, ये सब हमारी हो जाएगी। तो ये क्या करता है, बी चालाक है, ताकतवर भी है, चालाक है, तो अपना माइंड यूज़ कर रहा है। इसने माइंड यूज़ करके ए को क्या बोला कि भाई चल हम दोस्त बनते हैं, हम वी आर फ्रेंड्स। पहले ये दोस्त बना, तो इन्होंने कहा कि हम तो केवल व्यापार करने के लिए आए हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपना ए में जाके, बी वालों ने अपना गोदाम बनाया भाई ए में, और फिर ए में गोदाम बनाया तो वहाँ पे अपने सैनिक भी बुला लिए, और फिर गांव के मुखिया को अपने अनुसार चलाने लगे, सैनिकों के जोर पे। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर भी थे और ये क्या हैं, कमज़ोर हैं। अब गांव जो ए है, ए के लोग अपने ही गांव को
आज़ाद नहीं करवा पा रहे। आज़ाद करवा तो चलो बाद में, पहले ही आज़ाद तो रहे नहीं। ये किस पे डिपेंड हो गए? विलेज बी पे डिपेंड हो गए, यानी कि ए पे इन्होंने प्रॉपर कब्जा कर लिया। अब इसी चीज़ को क्या कहते हैं? औपनिवेशिक शासन कहते हैं। अब इसको भारत से जोड़ो। मान लो ए आपका भारत है, बी आपका ब्रिटेन है। अंग्रेज पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या वेश में व्यापार करने के लिए आए? क्या कहा अंग्रेजों ने कि हम केवल व्यापार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? अपनी आर्मी बना ली, भारतीय राजाओं को हराया और पूरे भारत पर शासन करने लगे। और जैसे आपका 1757 में आपका प्लासी वार हुआ, प्लासी युद्ध के बाद हमने देखा कि इनका प्रभाव तेजी से बढ़ा और लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन बने रहे भारत। इसी को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशिक। आप कॉलोनियल का सिंपल मीनिंग समझो। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके वहाँ पर शासन करे और उसके संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करे और वहाँ के लोगों को अपने अनुसार चलाए, तो इसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक शासन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उपनिवेशिक शासन। उपनिवेशिक शासन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? भाई बाहर का देश शासन करे, ऑब्वियस बात है, अपने कानून दूसरे देश पे लागू करे, टैक्स वसूले, संसाधन अपने देश ले जाए, लोगों की स्वतंत्रता सीमित हो जाए, तो वहाँ क्या हो जाता है भाई? औपनिवेशिक शासन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत से क्या क्या लेके गए? कपास लेके जाते थे, और क्या लेके जाते थे? मसाले लेके जाते थे, चाय लेके जाते थे, नील की खेती करवाते थे धक्के, भारी टैक्स वसूलते थे। लेकिन लाभ ज़्यादातर किसको मिलता था? इन सब से। इन सब को लाभ किससे मिला? इन सब को लाभ मिला ब्रिटेन को ही लाभ मिला। आसानी से समझो, मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और कोई तुमसे हर रोज का 80 रुपये ले जाए, और ये तो अपने साथ ले गया, बट रिटर्न में ये तुमको कुछ भी ना दे, तो तुम क्या है? तुम धीरे धीरे क्या हो जाओगे? तुम धीरे धीरे गरीब ही हो जाओगे भाई, तुमको बदले में कुछ नहीं मिला। यही चीज़ भारत के साथ हुई। भारत की संपत्ति अब कहाँ जाने लगी थी? भारत की संपत्ति ब्रिटेन जाती थी। कहाँ जाती थी? भारत की संपत्ति कहाँ गई? ब्रिटेन गई। समझ में आ गया? तो हम क्या कह सकते हैं? जो ये औपनिवेशिक शासन है, कॉलोनियलिज्म है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित करे और उसके संसाधनों को अपने हित में प्रयोग करे, उसे हम क्या कहते हैं? औपनिवेशिक शासन कहते हैं। आई गेस अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि देखो क्या होता है, व्यापार करने आए, सिंपल समझो, व्यापार करने आए, व्यापार के बाद इन्होंने क्या किया? कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इन्होंने क्या किया भाई? शासन किया। शासन करने के बाद इन्होंने क्या किया? संसाधनों का शोषण किया। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को ही हम बोलते हैं औपनिवेशिक शासन, यानी कि कॉलोनियलिज्म। इसी चीज़ को हम ये सब चीज़ बोलते हैं। तो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका उपनिवेशवाद क्या होता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ये सारी खिचड़ी आपको समझ में आ गई होगी, कब कैसे क्या क्या चीज़ हुई थी। तो चलो देखो, औपनिवेशिक इतिहास लेखन वह इतिहास लेखन है जिसमें मुख्यतः अंग्रेज इतिहासकार, उनके प्रशासक और उनके अधिकारी भारत पर शासन को उचित ठहराने के उद्देश्य से ही इन्होंने लिखा होगा। अपने आप को ये गलत क्यों कहेंगे? अपनी माँ ने कोई डायन क्या करे?
यहीं से समझ लो, अपनी माँ ने कोई डाकन क्या करे। फॉर एग्जाम्पल तुम यहीं से समझ लो कि हमारे देश में इंडिया तो बन रही थी भाई बहू, भारत क्या बन गया था बहू। ससुराल वाले क्या बन रहे थे ब्रिटिशर्स, बहू। उसके घर वालों ने इनको खाना पीना भी खिलाया अपनी बहू को ले जाने के लिए, इनको गिफ्ट्स भी, इनसे गिफ्ट्स भी लेके गए और फिर अत्याचार भी बहू पे ही किया। समझ गए? अब इससे देसी भाषा में नहीं समझा सकती। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, औपनिवेशवाद कहते हैं। और फिर ससुराल वाले क्या कहते हैं, ओ हमने तो बहू को हाथों पे रखा, हमने तो बहू को ये किया, हमारी बहू टिकन की दी थी, कहते हैं ना, यही चीज़ है। और उस लड़के को भी पता होता है तेरी फैमिली बिल्कुल ख़राब है, फिर भी वो क्या कहता है, मैंने तो ना बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की, इसी ने एडजस्ट नहीं किया। इसी को क्या कहते हैं, औपनिवेशवाद। ठीक है। और पहले का टाइम था, बेचारी ये कमज़ोर थी, आज के दिन तो इनको दिन में तारे दिखा देती है। वो क्या हुआ, हमारा 1947 का टाइम, हमारा जब राष्ट्रवाद जागा, वो आज के दिन बहुओं की हालत हो रही है। ठीक है भाई, तो चलो करते हैं आगे। इन इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि यह सिद्ध हो सके कि भारत अपने बल पर शासन नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेजी शासन भारत के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया और क्या प्रूव करने की कोशिश की कि भारत अपने बल पर शासन नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेजी शासन भारत के लिए आवश्यक है। इन्होंने भारतीयों को क्या कहा, गवार। ठीक है। इसे इंपीरियलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी भी कहा जा सकता है। यह आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का सबसे प्रारंभिक संगठित उपागम माना जाता है। उपनिवेशिक इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि क्या होती है भाई, क्या पृष्ठभूमि थी, 18th सेंचुरी का जब लास्ट टाइम आया और 19th सेंचुरी की जब स्टार्टिंग आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा था। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बढ़ा। शासन को स्थायी बनाने के लिए अंग्रेजों को भारत के समाज, संस्कृति और इतिहास को समझने की आवश्यकता आई। उन्होंने क्या किया भाई, भारत का सर्वे करवाया, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, इतिहास की पुस्तकें लिखी और जनगणना और अभिलेख तैयार किए और प्रशासनिक रिपोर्ट बनाई। लेकिन इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अपने शासन को मजबूत बनाना भी था, यानी कि सेल्फ डाउट बनाना इंडिया के लोगों को कि तुम ही इस लायक नहीं हो। यही क्या होता है, दूसरे को वीक बनाना। मान लो आप हो, ठीक है, आपका कोई भाई बहन है या आपका कोई रिश्तेदार है या आपके पड़ोसी अड़ोसी है, वो आपको हर रोज़ सुबह उठते ही ये कह दें कि भाई ये लायक नहीं है, मेरे बच्चे तो बहुत लायक हैं, ये लायक नहीं है, मेरे बच्चे तो वो क्या कर देगा, वो आप पे एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है। और यही क्या है, यही आपको कमज़ोर बनाती है अगर आपने अपने आप पे डाउट किया। और यही उस टाइम ब्रिटिशर्स कर रहे थे भारतीयों के साथ। वो अपनी जो बुक्स लिख रहे थे उसमें लिख रहे थे कि भारतीय कमज़ोर हैं, भारतीयों को समाज सभ्यता पता नहीं, भारतीयों को एजुकेशन का नहीं पता, भारतीयों को ये नहीं पता, तो हमको इनको समझाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्या किया, इंडियंस पे अपना इंडियंस को क्या हुआ, खुद पे सेल्फ डाउट हुआ। ठीक है। जैसे आपके उपनिवेशिक इतिहास लेखन के प्रमुख इतिहासकार कौन थे, जैसे जेम्स मिल थे, सबसे इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं। इनकी बुक थी, बहुत बार एग्जाम में आई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 में ये बुक आई थी। कौन सी थी, जेम्स मिल की बुक। जेम्स मिल की बुक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी थी भाई, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसकी थी, जेम्स मिल की। 1817 में ये पब्लिश हुई थी। इन्होंने कहा कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, भारतीय समाज पिछड़ा था, अंग्रेजों ने भारत का विकास किया। तो देखो, कोई भी इस चीज़ को पढ़ेगा उसका खुद पे सेल्फ डाउट आएगा या नहीं आएगा कि हाँ क्या पता ऐसा होगा ना। तो यही चीज़ था। तो सबसे प्रसिद्ध योगदान, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाषाण काल, मध्यकाल, मध्य पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल या आधुनिक भारत, मध्य भारत, इन्होंने नहीं कहा।
जैसे हम आज के दिन क्या पढ़ते हैं भाई, हिस्ट्री कैसी है, हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग, इन्होंने जो जो शासन करता आया उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने इस हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को बांट दिया। इन्होंने क्या कहा कि इतिहास क्या है, भारतीय इतिहास क्या है। पहले मुस्लिमों का काल, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने 707 ईस्वी में अटैक किया था, इससे पहले क्या था, हिंदू काल था। फिर मुसलमान आ गए तो क्या हुआ, मुस्लिम काल हो गए। फिर जैसे आपका मुगल काल ख़त्म हुआ तो इन्होंने कह दिया कि भाई अब ये ब्रिटिश काल हो गया। तो इन्होंने इस 3 पार्ट में भारतीय इतिहास को बांट दिया। किस किस में, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। आलोचना भी हुई इस चीज़ की, क्योंकि ये जो डिवाइडेशन किया था ये किसके आधार पर किया, इन्होंने रिलीजियस बेस पे किया, यानी कि धार्मिक आधार पर किया। आधुनिक इतिहासकार इसे वैज्ञानिक नहीं मानते। जो इन्होंने इस चीज़ को माना है, हमारे इतिहासकार इस चीज़ को नहीं मानते कि ये भारतीय इतिहास के 3 भाग हैं, नहीं। वैसे ही आपके विंसेंट ए स्मिथ थे, इनकी बुक थी द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी बुक थी इनकी, इनकी बुक थी द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या कहा कि महान शासकों के उस पे आधार पर इन्होंने इतिहास लिखा। अंग्रेजी शासन को श्रेष्ठ बताया। मैंने कहा ना, अपनी माँ को डायन कोई नहीं कहता, यही चीज़ की इन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी शासन को श्रेष्ठ बताया और भारतीय समाज की कमियों पर जोर दिया। कमियों पे जोर दिया ना, सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा था यहाँ पे भी। और इलियट एम डाउन्स की कौन सी बुक थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियन, कि जो हिस्ट्री है इंडिया की वो खुद इसके इतिहासकारों ने ही लिखी है। ठीक है, इन्होंने फारसी ग्रंथों का, जो इलियट और डाउन्स है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि फारसी, भारत का जो इतिहास है, जो फारसी ग्रंथ है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किन्होंने किया, इलियट ने किया था। ठीक है, किन्होंने किया था, इलियट ने किया था। लेकिन चयन और प्रस्तुति में पक्षपात के आरोप लगे। वैसे ही विलियम हंटर की बुक थी द इंडियन मुसलमान्स, यानी कि इनका उद्देश्य क्या था, भारतीय समाज विशेषकर मुस्लिम समुदाय को प्रशासनिक दृष्टि से समझना था। वैसे ही आपके मैकाले थे, जो थॉमसन बेबिंगटन मैकाले थे, इन्होंने, जबकि ये कोई इतिहासकार नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षा नीति ने औपनिवेशिक सोच को क्या दिया, बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या कहा था कि भारत में ऐसे लोगों का वर्ग तैयार किया जाए जो रंग रक्त से भारतीय हों लेकिन विचारों से क्या हो, अंग्रेज हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है कि किन्होंने ये बात बोली थी कि भारत में ऐसे लोगों का वर्ग तैयार किया जाए जो रंग और खून से तो भारतीय हों, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनकी जो थॉट्स है, वो कैसी हो, वो अंग्रेजी हो। ठीक है, समझ में आ गया उपनिवेशिक क्या है, कॉलोनियल हिस्टोग्राफी क्या है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय इतिहास लेखन, यानी कि नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। तो समझो, मान लो अगर कोई तुम्हारे बारे में कॉलेज में या कहीं आपके आस पड़ोस में गलत गलत बातें फैलाए, कोई भी हो, XYZ, और आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप हमेशा से कमज़ोर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा सबसे अच्छा कोई फ्रेंड या कोई तुम्हारा फैमिली मेम्बर खड़ा होकर कहे, नहीं ये बहुत मेहनती है, इसने कई प्रतियोगिताएं जीती हैं, तुम इसे गलत समझ रहे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा। यही अंतर है औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में। समझ गए डिफरेंस? तो देखो, मान लो कोई राजा है, कोई भी राजा ले लो, कोई नाम ले लो, वीर प्रताप, महाराणा प्रताप, XYZ, किसी का भी नाम ले लो। एक दिन पड़ोसी राज्य का लेखक आया और उसने किताब लिख दी कि ये राजा लोग कमज़ोर है भाई, इसकी जनता आलसी थी, इस राज्य में इसने कुछ भी अच्छा नहीं किया और इस राज्य में भी कुछ अच्छा नहीं था।
तब उस राज्य के लोगों ने किताब पढ़ी और वो दुखी हुए कि हमारा राज्य ऐसा है और हमारे राज्य में कुछ नहीं है। फिर उसी राज्य में एक विद्वान लेखक आया, उसने कहा नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। हमारे राजा ने जनता की रक्षा की है, शिक्षा को बढ़ावा दिया है, राज्य को समृद्ध बनाया है और उसके प्रमाणों के साथ नई किताब लिखी। अब बताओ, दोनों ने एक ही राजा के बारे में लिखा, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग थी। यही क्या होता है? यही होता है आपका राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। अब हम इस चीज़ को अगर भारत से जोड़ें तो जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो कई अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या लिखा कि भारत हमेशा पिछड़ा था। भाई, भारतीय स्वयं शासन ही नहीं कर सकते थे, भारत में एकता नहीं थी। अंग्रेजों के आने से ही भारत सभ्य हुआ है। ये पढ़कर भारतीय विद्वानों को लगा कि भारत का इतिहास गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। भाई, हमारे तो लोग बहुत सभ्य हैं, अतिथि देवो भव। तब भारतीय इतिहासकार आगे आए और बोले, हमारा इतिहास केवल हार की कहानी नहीं है, भारत की महान सभ्यता, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम को भी सही रूप से बताया जाना चाहिए। यहीं से क्या होता है? यहीं से हमारे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का क्या हुआ भाई? विकास हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन यानी कि नेशनलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी है क्या? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन वह इतिहास लेखन है जो अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पक्षपातपूर्ण यानी कि औपनिवेशिक इतिहास का उत्तर देने के लिए भारतीय इतिहासकारों ने विकसित किया, यानी कि जिसमें इतिहास को देश के गौरव, संस्कृति, स्वतंत्रता, उपलब्धियां और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से लिखा। उन्होंने क्या लिखा? इसका उद्देश्य था भारत के गौरवशाली अतीत, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता आंदोलन की सही व्याख्या को प्रस्तुत करना। औपनिवेशिक इतिहास कहता था कि भारत पिछड़ा है और राष्ट्रवादी इतिहास क्या कहता है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध हैं। यही उद्देश्य था कि भारत का सही इतिहास प्रस्तुत किया जाए, अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं का उत्तर देना था, भारतीयों में दोबारा से कॉन्फिडेंस और उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना को जगाना था। तो इन सब पर अगर आप देखोगे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का बैकग्राउंड क्या था कि भाई जब हमारी 19वीं शताब्दी का मिडवल टाइम था, 1857 के आसपास का टाइम, तो भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजों का आर्थिक शोषण था मेन कारण, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा था, प्रेस का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हो गई थी, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे, स्वदेशी आंदोलन थे, स्वतंत्रता आंदोलन थे। इन परिस्थितियों में भारतीय इतिहासकारों ने अपना इतिहास स्वयं लिखना प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन खोजी जा चुकी थी 1921 में। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय भारत में हैं। भारत के गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन सबसे आगे था। स्वतंत्रता आंदोलन केवल कुछ नेताओं का नहीं बल्कि पूरे देश का संघर्ष था। देखो, मान लो कि आप कोई क्रिकेट मैच हो गया कोई क्रिकेट मैच, एक विदेशी कमेंटेटर कहता है कि भारत तो हमेशा खराब खेलता है, लेकिन दूसरा कमेंटेटर क्या कहते हैं कि भारत ने विश्व कप जीते हैं, महान खिलाड़ी दिए हैं और अपने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। तो दूसरा कमेंटेटर भारत की उपलब्धियों को सामने ला रहा था। यही क्या है? एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। इसमें जैसे आपके आरसी मजूमदार आ गए, जादूनाथ सरकार आ गए, आपके केपी जायसवाल जैसे भी इतिहासकार आ गए, काशी प्रसाद जायसवाल आ गए, आपके राधा कुमुद मुखर्जी हो गए। इन इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि में समझाने का प्रयास किया। जैसे आपके आरसी मजूमदार, इन्होंने क्या कहा? ये बहुत प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं। इनकी बुक थी कौन सी? द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। कौन सी बुक थी इनकी? द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। क्या योगदान दिया इन्होंने? भारतीय इतिहास का विस्तृत अध्ययन, स्वतंत्रता आंदोलन का गहन विश्लेषण किया और
स्रोतों पर आधारित लेखन लिखे। वैसे ही आपके जादूनाथ सरकार, इनकी बुक क्या थी, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर की। भाई क्या फॉल डाउन आया, मुगल एम्पायर क्यों गिरा। उन्होंने मुगल इतिहास के सबसे बड़े विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है और फारसी स्रोतों का व्यापक उपयोग किया। वैसे ही आपके केपी जायसवाल की बुक क्या थी, हिंदू पॉलिसी। इन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक परंपराएं थी। ताराचंद, इनकी बुक क्या थी, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। क्या योगदान दिया इन्होंने, स्वतंत्रता आंदोलन को राष्ट्रीय एकता का आंदोलन बताया। वैसे ही आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक साहित्यकार थे, परंतु उनके लेखन ने राष्ट्रवादी इतिहास बोध को क्या बनाया, आपका मजबूत बनाया। इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी, आनंद मठ, वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। जैसे आपके विष्णु शास्त्री चिपलूणकर थे, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर यानी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख विचारक थे ये। ठीक है, तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विशेषताएं हमें कह दे तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत के गौरव पर बल दिया, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सम्मान किया, स्वतंत्रता संग्राम का महत्व क्या है ये बताया, राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रस्तुत किया और औपनिवेशिक इतिहासकारों के विचारों का क्या किया भाई, विरोध किया। बट इसका भी क्रिटिसिज्म तो आपको पता है हर चीज़ का होता है। जैसे कभी कभी भारत के गौरव को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इन्होंने प्रस्तुत किया। कुछ सामाजिक समस्याएं जैसे जाति व्यवस्था, आंतरिक संघर्ष, इन सब पर कम ध्यान दिया। कई भावनाएं तथ्यों पर भारी पड़ गई। इसलिए आज इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास लिखते टाइम आपके फैक्ट्स और आपके रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है, जिसमें भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से, उसके गौरव से, उसकी संस्कृति से, उसकी उपलब्धियों से, राष्ट्रीय चेतनाओं पर बल देते हुए प्रस्तुत किया गया। हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रवादी, राष्ट्र का गौरव प्लस सही इतिहास और राष्ट्रीय चेतना, यही तो है। आई गेस आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।